नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार पर। और इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 8वीं की इतिहास की पुस्तक का चौथा अध्याय उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज का दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज वनों पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और वहाँ के रहने वाले जनजातियों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे जो पूर्णतः वन पर आश्रित थे, उन्हें वन से बेदखल कर दिया जाता है। अब वे जंगल से लकड़ी भी नहीं काट सकते थे, उनकी ज़मीन भी छीन ली जाती है और वे मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। अत्यधिक क्रूरता के कारण ये लोग इतने परेशान हो गए थे कि इन लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। इस पाठ में हम इन्हीं विद्रोहों की चर्चा करेंगे। हम लोग इसमें जानेंगे दो प्रमुख विद्रोहों के बारे में। पहला है बिरसा मुंडा का विद्रोह। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आगे बताऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो बिरसा मुंडा एक जनजाति के व्यक्ति थे। इनका जन्म छोटा नागपुर प्रमंडल में एक उलिहाती गांव के निकट एक बहुत ही छोटे क्षेत्र चलकंद में हुआ था 1874 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का जन्म बहुत ही छोटे से क्षेत्र में हुआ था और इनका पालन पोषण भी जंगल में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कदमी था। तो यह छोटा नागपुर प्रमंडल के ये व्यक्ति थे और इनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन मिशन स्कूल में इनकी शिक्षा हुई थी। उस समय ये बाहरी मिशनरी लोग यहाँ आते थे और यहाँ के आदिवासियों को ईसाई बनाने के प्रयास में लगे रहते थे। उनका यह कहना था कि ये मिशनरी उन्हें अंग्रेज के आक्रमणों से, अंग्रेज के शोषणों से मुक्ति दिलाएगा, इसलिए वह जनजातियों को प्रलोभन देकर अंग्रेजों से उनको छुटकारा दिलाने की बात करके उन्हें अपने ईसाई धर्म में मिलाने का प्रयास करते थे। तो इसी में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर वे भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाद में वे ईसाई धर्म से असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर एक नए धर्म स्वयं का मुंडा जाति वह बनाते हैं और स्वयं को ही भगवान घोषित कर देते हैं। तो वे अपने पूर्वजों से सुनते थे कि किस प्रकार वे वनों में बहुत ही सुविधापूर्वक रहते थे और सभी जमीन के मालिक वे लोग हुआ करते थे। परंतु अंग्रेजों और सूदखोरों का जब उनके क्षेत्र में प्रवेश हुआ तो उनका रहन सहन काफ़ी नीचे स्तर का हो गया। यह सुनकर इनके मन में विद्रोह की भावना जागती है। वह केवल अंग्रेजों से नहीं बल्कि जनजाति के बाहर के भी जो लोग आते थे उन्हें वे दीकू कहते थे और उन सब से वे विद्रोह करते थे और उन सबको अपने क्षेत्र से बाहर निकालना चाहते थे। इस प्रकार मुंडा विद्रोह का जन्म होता है। 1895 ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा, हर लोगों का अपने घर में कुल देवता होता है, तो इनके भी कुल देवता थे सिंह बोगा। इनसे उन्हें नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। इनके पास कुछ दैविक शक्तियां थी और उन्होंने स्वयं को भगवान का अवतार घोषित कर दिया। और उनके क्या उद्देश्य थे? उनके उद्देश्य थे अपने क्षेत्र से अंग्रेजी शासन को अंत करना, अपने पहले के ज़मीनों को प्राप्त करना और दीकुओं को बाहर निकालना। ये दीकू कौन थे? जो भी गैर जनजाति के लोग थे उन्हें वे दीकू कहा करते थे। इसके लिए उन्होंने मुंडाओं को आदर्श और पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। आदर्श और पवित्र जीवन जीने का संदेश का अर्थ है शराब न पीना, जुआ न खेलना, मेहनत करना। इस प्रकार की शिक्षा उन्होंने अपने मुंडाओं को दिया और तीर धनुष की शिक्षा भी प्रारंभ की। कुछ ही दिनों में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी
और वे लोग जो सब आदिवासी जनजाति के थे वे सब बिरसा को पैगंबर मानने लगे। उन्हें भगवान का अवतार, जनजातियों के भगवान का अवतार माना जाने लगा। बिरसा ने शुरू कहा कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है, अंग्रेजों का राज अब समाप्त होगा और अब एक नया राज शुरू होगा, वह होगा मुंडा राज्य। और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि वे किसी को भी राजस्व नहीं दें। इन्होंने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और लोग इन्हें मसीहा मानने लगे। इन्होंने कहा कि अब आपको किसी को भी राजस्व देने की जरूरत नहीं है और जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिए ही करें, जैसा कि ये लोग पहले उपयोग किया करते थे। इस प्रकार के विद्रोह के उभरने के बाद अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ लिया और रांची के जेल में भेज दिया और उस पर बगावत करने का आरोप लगा दिया। लेकिन अब तो इसका समूह बन चुका था। जेल से छूटने के बाद बिरसा ने फिर लोगों का समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया, तो लोग इन्हें अपना पैगंबर मानने लगे थे और इनकी संख्याएं, इनके अनुयायियों की संख्याएं बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जन संघर्ष के लिए इन्होंने मोर्चा बनाना शुरू कर दिया। लोगों को तीर धनुष की शिक्षा दी जाने लगी और सभाएं भी आयोजित की जाने लगी। तो इसका उद्देश्य था 25 दिसंबर सन 1889 को इन्होंने पहली बार आक्रमण किया ईसाई मशीनरियों पर। उस समय ईसाई मशीनरी इन लोगों पर हावी हो रही थी। इस आक्रमण का उद्देश्य था जो मुंडा ईसाई बन गए हैं उन्हें आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना। वे उन्हें ईसाइयों से हटाकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे और इस आक्रमण में बहुत सारे लोग मारे गए और बहुतों को बंदी भी बना लिया गया। तो इस प्रकार उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ ही किया था कि बहुत जल्द ही वे गिरफ्तार कर लिए गए और 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा की बीमारी से बहुत ही कम उम्र में बिरसा की मृत्यु रांची के जेल में हो जाती है। तो इस प्रकार बिरसा ने जनजातियों में एक लहर भर दी, अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें लड़ने की एक क्षमता प्रदान की। लेकिन बिरसा के मरने के बाद और उनके इस क्रियाकलापों से अंग्रेजों का ध्यान इस ओर गया। बिरसा मुंडा की मौत के बाद भी मुंडा आंदोलन बंद नहीं हुआ। जनजातीय क्षेत्र में इसने और गहरी जड़ें जमा ली। वे बिरसा को भगवान के रूप में स्थापित कर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर 1902 ईस्वी में गुमला और 1905 ईस्वी में खूंटी अनुमंडल का गठन किया गया ताकि इनकी समस्याओं को नज़दीकी से समझा जा सके। अंग्रेज़ों ने विचार किया कि ऐसी क्या बात है कि ये लोग विद्रोह पर खड़े हो चुके हैं, तो उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनने के लिए अनुमंडल का गठन किया 1902 ईस्वी में गुमला में और 1905 ईस्वी में खूंटी में। आदिवासी किसानों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। तो जिस काम को वे करवाना चाहते थे अंग्रेजों ने उन्हें समझा और उनके लिए कुछ नियम कानून बनाना प्रारंभ किया। इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र को भूमि का गैर आदिवासियों का हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। तो जहां अंग्रेज सबकी जमीन को हथिया रहे थे वहां 1908 में उन्होंने जनजातीय क्षेत्र की भूमि को हस्तांतरण को निषेध कर दिया और उनकी जमीन उन्हें लौटा दी और इस प्रकार मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। 150 वर्ष से चले आ रहा जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ और जनजातीय समाज को संरक्षण भी प्राप्त हुआ। यह आंदोलन भारत में जो उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसको भी इस आंदोलन ने प्रभावित किया और इसके बारे में समाचार पत्रों जैसे इंग्लिश मैन, पायोनियर,
स्टेट्समैन, इन सब समाचार पत्रों में अंग्रेज किस प्रकार मुंडाओं से ब्रिटिश सरकार किस प्रकार मुंडाओं को कुचलने का प्रयास करती थी, इसकी काफ़ी आलोचना पेपर में भी की जाती थी। बिरसा को भगवान मानकर छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के लोगों ने उनके सपनों को साकार करने का बीड़ा उठा लिया और अब वे सिर्फ जमीन ही नहीं मांग रहे थे और अंग्रेजों से मुक्ति भी अब वे प्राप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार बिरसा मुंडा ने जिस चीज़ की नींव रखी थी उसने उन्हें सफलता दिलाई और लोगों को प्रेरित भी किया। मुंडा के लिए कई लोकगीत भी प्रचलित हैं। आज भी यह जनजातीय समाज के लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। मुंडा विद्रोह के बाद भी इस क्षेत्र में विद्रोह की आग नहीं दबी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन जारी रहा कि बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार एक जनजाति के समाज का एक व्यक्ति लोगों को आकर्षित करता है और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आगे है एक दूसरे आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है जेली यांग रांग आंदोलन। यह भारत के उत्तरी पूर्व भारत, जो हमारा भारत देश का यह उत्तर पूर्व का हिस्सा है, जिसे हम सतबहिनी के नाम से भी जानते हैं, इस क्षेत्र में होने वाला यह नागा जनजाति का विद्रोह था। 19वीं शताब्दी में इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन 1891 में मणिपुर के युवराज थे टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने मणिपुर के युवराज टिकेंद्र सिंह जीत को फांसी दे दिया और उस क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया। तब ये नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ने लगा। इसी समय मणिपुर का जो क्षेत्र था उसमें 3 जनजातियां प्रचलित थी। एक जेमेई, दूसरा लियांगमेई और तीसरा रांगमेई। ये तीनों ही नागा जनजाति के रूप थे, जमेई, लियांगमेई और रांगमेई। ये तीनों अंग्रेजों से लड़ने के लिए एकजुट हो रहे थे। राजनीतिक और सामाजिक एकता की स्थापना और विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा और धार्मिक सुधार के लिए ये तीनों एकजुट होना चाहते थे। तो इसमें जादो नांग नाम का एक व्यक्ति था जो कि रांगमेई जनजाति का नेता था। इन तीनों जनजाति के अपने अपने नेता थे। तो रांगमेई जनजाति का एक नेता था जादो नांग। इनके नेतृत्व में सन 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया और इन तीनों जनजातियों के नामों को मिलाकर ही इस आंदोलन का नाम जेली यांग रांग आंदोलन रखा गया। जेली जमेई के लिए, लियांगमेई के लिए और रांगमेई के लिए। इस प्रकार इन तीनों जनजातियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया। जादो नांग के नेतृत्व में यह आंदोलन चलने लगा। जादो नांग ने सबसे पहले इन तीनों जनजातियों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया और वे अंग्रेज और गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ना चाहते थे। खास बात यह थी कि इस आंदोलन को आगे चलकर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। जोदो नांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडायलू के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इन्होंने क्या क्या किया जनजातियों के लिए उसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक बहन थी उनकी गिंडायलू, इनके साथ उन्होंने एक योजना बनाई और नागा राज्य बनाने के प्रयास शुरू कर दिए और इसमें इन्हें जादो नांग को काफ़ी सफलता भी मिली। धीरे धीरे यह अपना कार्य कर रहे थे कि अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक मिल गई और एक हत्या के मामले में फंसाकर उन्होंने जादो नांग को फांसी की सज़ा दे दी
29 अगस्त 1929 को उन्हें फांसी की सजा दे दी, परंतु आंदोलन की नींव रखी जा चुकी थी, तो यह थमा नहीं। गिंडायलू ने इसे जारी रखा। उसकी चचेरी जो बहन थी, उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। 1932 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे पुनः दबा दिया और गिंडायलू को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 1947 में जब आज़ादी मिली, तब गिंडायलू को रिहा किया गया। गिंडायलू ने अंग्रेजों की दमनकारी कानून की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अंग्रेज जो भी दमनकारी नीति लेकर के आएंगे, हम उसे नहीं मानेंगे, हम उसकी अवहेलना करेंगे। और इस तरह वे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा में अपने आप को उन्होंने जोड़ दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय समाज के लोगों के आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। इन लोगों के आंदोलन का यह प्रभाव हुआ कि इनके लिए अलग से हमारे संविधान में उपबंध बनाए गए। इन लोगों में असंतोष की लहर व्याप्त थी। इसका मुख्य कारण भौगोलिक और राजनैतिक था। संविधान में आज भी इन जनजातियों के लिए अलग से शैक्षणिक संस्थान, नौकरी में आरक्षण आदि की व्यवस्था की गई है। फिर भी इनका काफ़ी शोषण हुआ था, इसलिए वह इतने से संतुष्ट नहीं थे। इनकी अपनी जनजातीय नीति थी। इनकी नीतियाँ और लोगों की नीतियों से अलग थी। वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे। इसलिए बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 को अलग से नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। संविधान में भी इन राज्यों को विशेष व्यवस्था दिया गया है, जैसे असम, नागपुर, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में आदिवासियों को उनके आंतरिक मामलों में स्वायत्तता दी गई है। यहाँ पर हमारे देश की सरकार की भी नहीं चलती। संसद द्वारा पारित कानून यहाँ तभी लागू होता है जब यहाँ की विधानमंडल की विशेष समिति उसे अनुमति दे। जो भी कानून हमारी सरकार बनाती है, वह जब यहाँ के विधानमंडल पारित करती है, तभी वह यहाँ मान्य होता है। क्योंकि ये लोग अपनी जनजाति के संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, तो उनकी संस्कृति बची रहे, इसलिए इन क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। संथाल परगना और छोटा नागपुर में भी जनजातीय विद्रोह नहीं थमा और वे अलग क्षेत्रीय पहचान की मांग करने लगे। और यही कारण है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन कराकर इन मुंडाओं ने झारखंड राज्य की स्थापना कर दी। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की क्या भूमिका रही। तो आदिवासी विद्रोह में महिलाओं की काफ़ी भूमिका रही है। इन लोगों ने सैनिक कार्रवाई से लेकर के और विद्रोह का नेतृत्व करने तक का कार्य पुरुषों के साथ मिलकर किया है। संथाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की 2 महिलाओं ने गड़ासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे शस्त्र का भी प्रयोग किया था। उस जमाने में भी महिलाएं आगे आकर नेतृत्व करने का काम किया करती थी। इस प्रकार के गड़ासा, कुल्हाड़ी और लाठी के प्रयोग के कारण राधा और हीरा को अंग्रेजी सरकार ने जेल में बंद कर दिया। सिद्धू की बहन फूलो और झानो ने अंग्रेजी कैंपस में घुसकर 21 सैनिक को तलवारों से मार गिराया था। तो ये दूसरी बहनें थी फूलो और झानो, जिन्होंने अंग्रेजी कैंपस में घुसकर अंग्रेजों के 21 सैनिकों को मार गिराया। 1899 में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने सैन्य संगठन कर बिरसा का साथ दिया। तो बिरसा मुंडा का साथ देने के लिए भी 2 महिलाएं थीं, साली और चंपी। बिरसा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानी बुई बेटी
थिंगी, नागी, लेम्बू अनेक महिलाओं ने गड़ासा, तलवार और लोहे के छड़ों का प्रयोग किया था। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लीथो उरांव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला था। पूर्वी क्षेत्र में हमने गिंडायलू नाम की महिला के बारे में अभी अभी पढ़ा है। भारत के अन्य क्षेत्र जैसे गोंड जाति में गोंड महिला राजमोहिनी का नाम प्राप्त होता है, जिन्होंने इसमें मदद की थी। 1940 के दशक में से 1950 के दशक तक आरंभ होने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था राजमोहिनी ने, जो कि गोंड जाति की थी। तो इस प्रकार शिक्षा के अभाव होने के बाद भी इन लोगों ने, महिलाओं ने आदिवासी क्षेत्र में अपना काफ़ी योगदान दिया और गैर आदिवासियों और अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। तो इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब